बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट जहां आमने सामने हैं, वहां पर एक दूसरे को बंद गली में धकेल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इसके नतायज क्या निकलेंगे और इसके मुल्क की मईशत पर और सियासत पर क्या असर मुरतब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली मरात, यानी जिस तरह गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा इमरान खान की सैफर केस में जमानत हुई, तो उससे इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ है या फिर इमरान खान की मुश्किलात में कमी हुई है, इसमें क्या मामलात होंगे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कल तक जो सियासतदानों को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा करती थी, वो सुप्रीम कोर्ट यानी जो कल तक गुड टू सी यू भी कहती थी, आज वो मासूम कहने पे आ गई है, इनोसेंट। यानी इमरान खान इनोसेंट है, बहुत भोला है, मासूम है। इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी की रिहाई। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पीटीआई पर कितनी भारी पड़ सकती है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने किन सॉलिड ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई, न सिर्फ उसको बल्ले से महरूम किया है, न उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया, बल्कि पार्टी को भी जो एक रजिस्टर्ड तो है लेकिन समझ लें कि होने के बावजूद भी नहीं है। अब ये तमाम उमूर क्या हैं, इन पर हम तमाम तफसील से और मुफस्सिल अंदाज में लेकिन कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो महाज आरई चल रही है। नाज़रीन, इस महाज आरई की जो शुरुआत हुई थी, अगर मैं भूला नहीं हूं तो इस महाज आरई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का जो केस आया तो उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि जस्टिस काजी फैज ईसा यानी चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज ईसा के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन फिर आपने देखा कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ऐसा बेंच मुरतब दिया, यानी जो बेंचों की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी हुई है उसने एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जिसकी वजह से ये तनाज़ा खत्म हो गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में यह हुआ कि वजारत दिफा और दीगर फरीक अपील में आ गए। अब उस अपील के हवाले से जो मामला हुए वो इस वक्त आपके सामने हैं। एक और केस आया, वो था जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो मामला था, यानी उसकी जिंदगी में ही उनसे मुतालिक कुछ चीजें थी या उनकी बरियत से मुतालिक दरख्वास्त थी, उस पर जो रिमार्क्स आए वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, जब जनरल फैज हमीद के हवाले से फैजाबाद धरना केस आया। अब फैजाबाद धरना केस के लिए कमीशन बना दिया गया और यकीन है कि इसी हफ्ते जनरल फैज हमीद को बुला लिया जाएगा और इस हवाले से सवालनामा तैयार कर लिया गया है। अब इससे हटकर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त सामने आए जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की समाअत की और जनरल फैज अमीन और ब्रिगेडियर रामे के से मुतालिक उनकी तलबी के नोटिस जारी किए। अब ये तमाम सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट जो तवक्कुआत रख रही थी सुप्रीम कोर्ट से, ये सब कुछ उनके उलट चल रहा है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट होगी जो हमारे कहने पर चलेगी, ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट होगी जिस तरह जस्टिस बंदयाल की अदालत थी और जिस तरह जस्टिस बंदयाल इनकी मर्जी से जिस केस में इनको अपनी मर्जी का फैसला लेना था तो उस हवाले से उस नेचर का बेंच बना दिया जाता था। किन जजेस को मुतनाज़िब बनाना है उनको उन बेंच में डाल दिया जाता था। यकीनन आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब बन रहा था तो अभी बना ही नहीं था कि उमरता बंदयाल ने उसको वहीं पे ही जो है उसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फिर एक बेंच बना जो लार्जर बेंच था, 9 रुकनी बेंच था, वो रिड्यूस होता 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 3 रुकनी पे आ गया। तो बहरहाल ये सब कुछ ये माजी करीब की बात है जो किसी को नहीं भूले होंगे। तो बहरहाल इसी सूरत हाल में अगर एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते हैं तो फिर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे पाकिस्तान को, इसलिए कि इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट एक माइंड बना चुकी है। इस इमरान खान एक महज शख्स का नाम नहीं है, इमरान खान महज एक सियासतदान का नाम नहीं है, बल्कि इमरान खान एक प्रोजेक्ट का नाम है। वो प्रोजेक्ट के जिससे एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, आरटीएस बिठाकर इसको जबरन
जबरन कामयाब करवाया, फिर 2018 के इंतखाबात में के बाद इनको इक़्तिदार दिलवाया, लेकिन फिर इन्होंने जो तबाही मचाई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना चाह रहे हैं, यानी ये जो इन्होंने गंदगी की थी इस्टेब्लिशमेंट ने, उस गंदगी को साफ करना है। तो अब जाहिर है कि उसके बाद फिर 9 मई होता है। अब 9 मई एक तरफ जहां कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया, लेकिन फैक्ट कुछ और है। फैक्ट ये है कि जब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती तो फिर ये सारे खुरे जनरल फैज हमीद के घर तक जाते। तो बहुत सारी हकीकतें थी जो खुलकर सामने आनी थी, लेकिन अगर ये तजाद यूं ही रहा तो इसके मनफी असरात पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पर, और इसके मनफी असरात पड़ेंगे, यकीनन मनफी असरात पड़ेंगे मुल्क की मईशत पर, इसके मनफी असरात पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम फैलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को साइफर केस में जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, अब वो अपने आप में हैरान कुन तो है, क्योंकि साइफर जो है वो डीक्लासिफाई तो नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ डीक्लासिफाई, और उस साइफर को एक मामूल की चीज समझ के, और जिस तरह जो है वो अपना जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मामला चल रहा था, उसको जिस तरह कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से ये ना समझें कि कोई यहीं पे मामला सब खत्म हो गए और एस्टेब्लिशमेंट ने सब क्लियर कर दिए। जनाब बिल्कुल भी नहीं। इससे इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इन केसेस का एक मरहलावार इख्तिताम होता तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि इमरान खान एक प्रोजेक्ट है, तो अब इमरान खान के हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट अब प्लान बी पे काम करेगी, यानी अब इमरान खान के खिलाफ मजीद संगीन मुकदमात सामने आएंगे। ये आज मेरी बात याद रख लें, और आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैं मुतवातिर ये कह रहा था कि पीटीआई का बल्ला जो है उनका इंतखाबी निशान नहीं रहेगा। तो बहरहाल इमरान खान तो पता नहीं कहां से कहां चले गए। तो बहरहाल कल तक ये अदालत पॉलिटिशियंस को सिसिलियन माफिया कहा करती थी, गॉडफादर कहा करती थी, और हाल ही में इमरान खान को वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जब वो अपना नेब रिमांड में थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, उनको स्माइल दी गई, उनको गुड टू सी यू कहा गया, और उसके सारे केस खत्म किए गए, घड़ी के कांटे पीछे हुए, सब कुछ हुआ। सब जानते हैं कि क्या हुआ और कौन नहीं जानता कि क्या नहीं हुआ। तो बहरहाल आज वही अदालत, वही सुप्रीम कोर्ट की वही इमारत, और उस इमारत के अंदर जो मुंसिफों की कुर्सियां पड़ी हुई हैं या जो मनसब है, उन मनसब मुंसफी पर जो फायज हैं, अब उन्होंने जो मुल्जिमान हैं या जो अक्यूज पर्सन्स हैं, यूं कह लें कि उनको मासूम कहना शुरू कर दिया है। अब इमरान खान कहां से मासूम है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हैरत तो होती है साहब, हैरत तो होती है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और फिर पार्टी के मामलात जो हैं वो आप देखेंगे कि एक ऐसा रुख अख्तियार करेंगे कि आप सब दंग रह जाएंगे। अगर आप बात करें, अगर मैं मुख्तसर सी बात करूं, तो इसमें आप देखेंगे कि इस वक्त जो पीटीआई है उसमें लतीफ खोसा और गौहर खान आमने सामने हैं। अब लतीफ खोसा को सपोर्ट हासिल है बुशरा बीबी की, और गौहर खान को यकीनन इमरान खान की बहनों की, इमरान खान की, और फिर जो दूसरा ग्रुप है इनका। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें आमने सामने हैं। अगर हम तीसरी तरफ देखें तो शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत आमने सामने हैं। अब अगर देखते हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी आता है तो ये किसके सामने आएगा, आया लतीफ खोसा से? अब क्योंकि जो अपना बैरिस्टर गौहर अली खान है, अब वो पार्टी चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। कलअदम करार देते हुए उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। अब अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा होते हैं और फिर पार्टी की भागदौड़ संभालने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत सारे मुश्किलात पैदा होंगे। अब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको पता है कि जो फैसला सामने आया उसमें एक हैरान कौन तौर पर एक बात कही गई, वो ये थी कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो इनका बल्ले का निशान है ये इनका हज़फ कर दिया गया है, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के बने हुए उसमें पीटीआई के ओहदेदारान नहीं है और ना ही इनके सामने कोई बल्ले का निशान है। अगर हम देखें
तो ये कहा गया था कि जी इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे पीटीआई के, वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होने थे, नहीं हुए। कागजात नामजदगी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अब इसका जो मामला था, ये इलेक्शन जो जिस प्रोसेस के तहत होने थे, वो एक चीफ ऑर्गेनाइजर नामजद होता, चीफ ऑर्गेनाइजर के दस्तखत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई होता इंट्रा पार्टी के हवाले से, और वो जो चीफ ऑर्गेनाइजर होता, ठीक है ना, वो इंट्रा पार्टी का इनेकाद करवाता। अब इस केस में हैरानकुन तौर पर ये चीज सामने आई कि कोई चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं था, और उमर अयूब जो अपने आप में सेक्रेटरी था, उसने नोटिफाई किया। अब अगर पीटीआई का रिकॉर्ड हम देखते हैं तो फिर जमाल अकबर अंसारी जो पीटीआई की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अब अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया, ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश किया गया कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जमाल अकबर अंसारी ने जो है वो इस्तीफा दिया था या उससे इस्तीफा लिया गया था। ऐसी कोई भी चीज रिकॉर्ड पर नहीं है। अगर रिकॉर्ड पर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जिस इलेक्शन कमीशन ने या जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, ये गैर कानूनी थे। तो इस सूरत हाल में अदालत ने बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई का जो इंतखाबी निशानदा बल्ला वो खत्म कर दिया, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो भी कलअदम करार दे दिए। अब पीटीआई जो है वो बतौर एक रजिस्टर्ड पार्टी तो मौजूद रहेगी, लेकिन इसके पास मौजूदा इंतखाबात में कोई जो है वो नहीं होगा, इंतखाबी निशान नहीं होगा, और इसके तमाम उम्मीदवार आजाद होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मामला किस तरफ जाएंगे, ये आपने भी देखना है, मैंने भी देखना है, और ये हालात हैं, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो ये फैसला देकर इसने कई भाम खड़े कर दिए हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो अपना अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सब सेक्शन 5 का सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3A, अब अगर हम इसको देखते हैं तो फिर जो कुछ हुआ है वो अपने आप में हैरानकुन है, बहुत हैरानकुन है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उसने कहा है कि जो सबसे ज्यादा मसला ज़ेर बहस आया वो ये आया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3A की जो दफात हैं वो मजीद तहकीकात की मुतकाजी हैं। अब इस दफा को भी खत्म नहीं किया गया, और ये भी सामने आया है कि अपना जो ट्रायल कोर्ट है उसको भी समाज से नहीं रोका गया, और ये भी कहा गया कि अदालत ने जो भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो अदलिया यानी अपना ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होंगी। यानी जो ट्रायल कोर्ट है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अंदाज में अपनी समाअत जारी रखे। हाँ, अलबत्ता जो 1 माह के अंदर समाअत मुकम्मल करने का जो मामला था उसको खत्म कर दिया, लेकिन साथ में ये भी हुक्म दिया कि इसको लिंगारान नहीं किया जाएगा, और कोई भी इसको लिंगारान करने की कोशिश करेगा तो उनकी जमानतें मनसूख कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।